सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए केस को लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में रहा। 14 अक्टूबर को जजमेंट आया और इस केस में कोई ऐसी मेजर बड़ी बात तो नहीं करी है, मगर बहुत ही बेसिक इंटरप्रिटेशन दिया है कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कहीं ना कहीं फाउंडेशन मानी जाती हैं। एफआईआर और चार्जशीट सुनने में बड़ा बेसिक लगा कि यार एफआईआर चार्जशीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कह दिया कि ये जानना ज़रूरी है। और कहाँ निचली अदालतें थोड़ी सी गलती कर जाती हैं कभी कभी फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को समझने में। तो शुरू करते हैं इस केस के साथ और आपके साथ जानेंगे क्या क्या बातें इस केस में डिस्कस करी गई हैं और ऐसा क्या है जो ये केस बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी भी क्रिमिनल केस की या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की, मगर आज भी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी देनी पड़ी है। हालांकि देखिए और कॉमन चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च अदालतें होती हैं वो तभी वहाँ पे कोई जाता है जब उसकी बात को सही तरीके से निचली अदालतों में समझा नहीं जाता और हमेशा सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन देती है। मगर चार्जशीट और एफआईआर को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हाई कोर्ट के लेवल से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करा और बताया भी कि क्यों महत्वपूर्ण है एफआईआर और चार्जशीट किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केस है सोमजीत मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, SLP क्रिमिनल नंबर 6583 ऑफ 2024। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो सोमजीत मलिक होते हैं ये होते हैं एक ट्रक के मालिक, मतलब एक अपना जो भी काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे सामने जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें ये ट्रक के ओनर हैं, एपेलेंट हैं, और ये अपना ट्रक है रेंट करते हैं एक एग्रीमेंट के तहत 10 जुलाई 2014 को, और ये एग्रीमेंट इनफोर्स आता है 14 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई को जो ही बातचीत हो जाती है और 14 जुलाई से ये इनफोर्स आ जाता है 2014 विद इफेक्ट। और ये एग्रीमेंट किस चीज़ पे होता है? ये एग्रीमेंट होता है एक ट्रक के रेंटल को लेके, जो कि टाटा स्टील जमशेदपुर से कलिंग नगर के बीच में जो भी कार्य करना है रिस्पोंडेंट्स को, जनरली माल ही ले जाएंगे यहाँ से वहाँ, इसको लेकर होता है कि 33,000 रुपये पर मंथ के आधार पे ये ट्रक उनको रेंट पे दिया जाएगा और 1 महीने का एडवांस जमा करना पड़ेगा। ये सिंपल सी आपके सामने एक डील है, एक एग्रीमेंट है जिसमें ट्रक आप रेंट पे लेते हैं, उसका अमाउंट तय होता है और 1 महीने का एडवांस जमा हो जाता है। तो 14 जुलाई 2014 से 14 जुलाई से इसका एग्रीमेंट इन फोर्स आ जाता है विद इफेक्ट। मगर कहानियाँ कुछ अलग देखने को मिलती हैं कि ट्रक का मालिक जो सोमजीत मलिक साहब हैं, एपेलेंट हैं, वो लगातार आगामी महीनों का जब जब किराया मांगते हैं और जब जब डिमांड करते हैं कि जैसे एग्रीमेंट में कहा गया था कि हर महीने किराया एक दिया जाएगा, तो ऐसा उनको कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता है, वापस रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। और ये धीरे धीरे जो पेमेंट होना होता है उनको रेंट के रूप में एक्यूमुलेट होके 12 लाख तक पहुंच जाता है। 12,50,000, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो 12,49,780। मतलब जो उनको पर मंथ मिलना चाहिए थी अमाउंट वो मिलती नहीं है, और बकाया होते होते पेंडिंग पेमेंट होते होते 12 लाख तक एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि पार्टीज देती ही नहीं हैं। रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे 2 और 3 वो नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आप भी समझ रहे हैं, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि वो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं और नहीं चाहते थे। अब इसी चीज़ से परेशान होके आखिरकार
अब मालिक को भी देखने लगता है एपेलेंट को कि यार अब ये मेरा ट्रक तो ये नहीं, अब ये पेमेंट तो मेरा आने से रहा, और मज़ेदार बात ये है कि ट्रक भी उनको नहीं मिलता है। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है उनके साथ, इसी कंप्लेन करने जाते हैं। तो 156(3) में 156(3) सीआरपीसी में ही कंप्लेंट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 156(3) सीआरपीसी में पुलिस को पावर्स दी गई हैं इन्वेस्टिगेट करने की। पुलिस का इन्वेस्टिगेट और अपनी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं, और मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि वो उस रिपोर्ट को माने या उसे फिर से करने के लिए कहे या रिजेक्ट करते हैं। तो फिर 156(3) सीआरपीसी में पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करती है और इनको बुलाती है। केस रजिस्टर होता है 2016 में जाके, 2016 में जाके केस रजिस्टर होता है। तब तक इतनी अमाउंट एक्यूमुलेट हो गई होती है, ठीक है। कि इनका जो एग्रीमेंट था वो भी आपका 2016 में ही खत्म हो रहा था, जो एग्रीमेंट इन लोगों ने करा था। और 2016 ही आते आते ये आपकी जो पेंडिंग अमाउंट थी वो 12,50,000 हो जाती है, मोटा मोटी 12,50,000 रुपये हो जाती है। 2016 में केस होता है, फिर पुलिस के पास जाते हैं, 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है। तो पुलिस फिर सेक्शन 41A सीआरपीसी में, जो कि पुलिस को अधिकार देता है किसी को बुलाने का, तो 41A सीआरपीसी में वो रिस्पोंडेंट्स को बुलाते हैं, मगर दोनों नहीं आते हैं। उसके बाद 2017 में अक्टूबर 17 में ये कोर्ट जाते हैं, सोमजीत जी एपेलेंट, और सीजीएम कोर्ट से ये एक नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाते हैं 2017 पे। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। ट्वेंटी 30 जून 2017 में ये एक नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाते हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड। और जैसे ही ये नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है, उनको पता लगता है रिस्पोंडेंट 2 और 3 को, ये 482 सीआरपीसी में इस सब पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसीडिंग्स को क्वैश कराने के लिए चले जाते हैं। ये 482 में चले जाते हैं ये लोग कि हमको ये सब क्वैश करिए, गलत है, हमारे ऊपर सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एग्रीव्ड with the order dated 30 June 2017, the second and third respondents filed application under section 482 CRPC for quashing the aforesaid order as well as proceedings pursuant of the FIR। कोई भी प्रकार जब उनके खिलाफ FIR में प्रोसीडिंग चल रही है, उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाए, और ये जो भी कानूनी काम उनके खिलाफ करा गया है, कार्रवाई ये खत्म करी जाए। क्यों करी जाए खत्म? वो अपनी ऐसे कौन सी बातें रखते हैं जिसके आधार पे वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके हमको ये रिलीफ दी जाए। इन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 42 CRPC इट वाज इंटर एली alleged दैट नो एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। और इसमें ये रिस्पोंडेंट कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट हमारे बीच नहीं हुआ था। द एप्लीकेंट इंटेंडेड टू लेट आउट दिस ट्रक पार्क्ड इनसाइड द एपेलेंट intended to let out a truck parked inside Tata Steel factory, but despite payment of advance rent of 1 month, necessary papers concerning the truck were not provided। और भैया एपेलेंट ने तो हमको ट्रक देना चाहा था और हमने इनको एडवांस पेमेंट भी कर दिया था, मगर इन्होंने हमें कोई भी कागज नहीं दिया ट्रक का। Therefore no agreement was executed, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। And even it is taken that agreement was executed, no offense punishable under section 406 and 420 IPC is made out। यहाँ ये बोलते हैं चलिए अगर मान लीजिए एग्रीमेंट ये कह रहे हैं कि हुआ था, तो फिर भी यहाँ पे कोई भी 406 और 420 का मुकदमा नहीं बन रहा है। अब 406 में बात करी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, और 420 में बात करी है चीटिंग की। अगर हम IPC में देखें तो 406 में क्या लिखा हुआ है? 406 में लिखा हुआ है आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेंगे वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से।
या दोनों से दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये 406 में लिखा हुआ है। और 420 में चीटिंग में क्या लिखा हुआ है? 420 में कहते हैं छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, बेईमानी से उत्प्रेरित करना। जो कोई छल करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष या तो 7 वर्ष और जुर्माना 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, दंडनीय होगा। जैसे आसान भाषा में चीटिंग बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में बताऊं, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole, make, alter or destroy the whole or any part of valuable security or anything which is signed or sealed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years as well as and also shall also be liable to fine। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि भैया 406 और 420 में जो बात करी जा रही है वो तो यहाँ है ही नहीं, तो इस केस को परस्यू करना बिल्कुल भी गलत रहेगा। ठीक है। While the application section 482 CRPC was pending before the High Court on a police report, cognizance was taken by CJM on 20 February 2020 and processes were issued under section 204 CRPC. Consequently, respondent number 2 and 3 sought amendment in their prayer before the High Court so as to include the prayer to quash the cognizance order। मगर जब उसी बीच में जब मजिस्ट्रेट अपना परस्यू कर रहे होते हैं 2020 आते आते, तो उसे भी ये लोग क्वाश कराने के लिए चले जाते हैं कि भैया आप ये सब ठीक नहीं है। हाई कोर्ट इसमें क्या करता है 482 में? हाई कोर्ट ये कहता है कि द हाई कोर्ट वाइड इम्प्यून ऑर्डर क्वाश द ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स in the case concerned while leaving it open to the original complainant। हाई कोर्ट सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देता है। इसमें ये राहत प्रोसीडिंग देता है एपिलेंट को कि आप सिविल रेमेडी के रूप में अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सिविल रेमेडी में कैसे अप्रोच करेंगे? रेंट का पेमेंट नहीं होता तो सिविल रेमेडी में ही आता है, बकाया पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिलहाल क्रिमिनल जितनी भी यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही थी इसे हाई कोर्ट क्वैश कर देता है और ये कहता है कि यू कैन गो फॉर सिविल रेमेडीज। आप सिविल में परस्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओपन टू द ओरिजिनल कंप्लेनेंट टू टेक रिकोर्स टू सिविल रेमेडीज। आगे बढ़ते हैं। और हाई कोर्ट ये ऑर्डर क्यों देता है, ऐसा ऑर्डर क्यों देता है कि कंप्लेनेंट को बोल दिया कि इसमें तो क्रिमिनल समझ में कुछ आ नहीं रहा है, हमको 420 का मैटर बनता नहीं है और अब आप सिविल रेमेडीज में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हाई कोर्ट ने ये कहा? हाई कोर्ट ने ये इसलिए कहा, तो हाई कोर्ट ने इसमें ये रीजनिंग दी, द रीजनिंग बाय द हाई कोर्ट। मैं आपको जजमेंट में जो कहा गया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। देयर इज नो एलिगेशन ऑफ एंट्रस्टमेंट इन दी FIR। FIR में तो एंट्रस्टमेंट का कोई एलिगेशन है ही नहीं। Therefore, offense of a criminal breach of trust 406
आईपीसी का नहीं बनता है, पहला पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे सुप्रीम कोर्ट इन सारे पॉइंट को ही क्वेश्चन कर देता है। तो हाई कोर्ट पहले में ये कहता है कि यहाँ पे तो कोई एलिगेशन आपने एफआईआर में करा ही नहीं है इंट्रस्टमेंट का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है admittedly 1 month rent was paid, therefore dishonest intention from the very beginning was not there। और क्योंकि 1 महीने का पेमेंट इन्होंने कर दिया था एडवांस में, तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो दिख ही नहीं रहा है। which can be realized by taking recourse to appropriate civil proceedings, hence no। और रही बात आपकी रिकवरी ऑफ रेंट की, तो आप उसे सिविल प्रोसीडिंग में परस्यू करिए, hence no offense under 420 आईपीसी। बाद में सबमिशंस क्या होते हैं एपिलेंट के बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ एपिलेंट इट वाज सबमिटेड द एफआईआर डिड नॉट डिस्क्लोज दैट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ 1 month रेंट नो रेंट वाज पेड। एफआईआर में तो कहीं नहीं किया था कि 1 महीने का रेंट देने के बाद बाकी महीने रेंट आया ही नहीं। इन विच सर्कमस्टांसेस अ केस फॉर इन्वेस्टिगेशन वाज मेड आउट। द हाई कोर्ट डिड नॉट कंसीडर द मटेरियल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन व्हिच रिजल्टेड इन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। As charge sheet was submitted, the High Court ought to have considered the materials collected during the investigation। Apparent इसमें ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अन्य एस्पेक्ट्स हैं वो डिटेल में हाई कोर्ट ने पढ़ा ही नहीं। The High Court did not consider the materials collected during investigation, which resulted in filing of a charge sheet। As charge sheet was submitted, the High Court ought to have considered the materials collected during the investigation before giving the conclusion। The High Court failed to consider that whereabouts of the truck was not known। और ट्रक का भी तो पता नहीं ट्रक है कहाँ। Otherwise also, since the truck was not returned, it could be taken that it has been misapprehended or disposed of by the accused in violation of agreement। और जब ट्रक का पता ही नहीं है कि ट्रक कहाँ है, किस हालत में है, तो ये भी तो आपका क्लियर कट दिख रहा है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का केस बन रहा है। thereby disclosing commission of an offense of criminal breach of trust। और ये 406 आईपीसी में क्लियरली मेंशन है, जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स द्वारा करा गया है, 2 और 3 के द्वारा करा गया है, ये 406 आईपीसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऑल्टर और डिस्पोज कर दिया ट्रक हमारा कहाँ है हमें पता ही नहीं है। आगे जानते क्या लिखा है इसमें। सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड एंड रिस्पोंडेंट्स, इसमें अब क्या कहते हैं ये लोग, द एफआईआर डिड नॉट डिस्क्लोज कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। वो फिर से ये कहते हैं भैया एफआईआर में आपने कुछ ऑफेंस के बारे में बताया ही नहीं है। Therefore, the High Court was justified in quashing the entire proceeding। इसलिए High Court is justified in quashing the entire proceedings। And there was no specific allegation in the FIR regarding disposal or misappropriation of truck। There is no specific allegation in the FIR regarding disposal or misappropriation of the truck। मतलब FIR में तो आपने ट्रक की बात ही नहीं करी है। Hence no case of criminal breach of trust under section 406 IPC is made out। The offense of cheating is not made out in as much as dishonest intention from the very beginning is not disclosed by the averments in the FIR। FIR में तो आपने मतलब इनका जो मेन स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा था, जिसके आधार पे ये अपनी बात रख रहे थे कि सब FIR में तो पूरी बात करी ही नहीं गई है, तो ये पूरी प्रोसीडिंग्स ही गलत हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ऐसे स्टेट इसमें क्या कहता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट कहता है कि इट इज सबमिटेड दैट थ्रू द एन एफिडेविट दैट ओरिजिनल कंप्लेनेंट हैड इन्फॉर्म्ड दैट एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द ट्रक ट्रेलर वॉज रेंटेड आउट। उसमें स्टेट कहते हैं भैया देखिए जो हमको पेश करा गया था एग्रीमेंट वगैरह, उसमें इन्फॉर्म करा हुआ है कि ट्रक दिया जाएगा इनको एक रेंट के बदले टू द अक्यूज फॉर प्लाइंग। However, truck's present location was neither known to the original complainant nor could be ascertained despite hectic efforts।
और सर ट्रक कहाँ है ये अभी तक नहीं पता है, जो भी है फिलहाल मालिक के पोजीशन में तो नहीं है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रखता है, अपना अध्ययन करता है। Before we proceed, to test the correctness of the impugned order, we must bear in mind that at the stage of deciding whether a criminal proceeding or FIR, as the case may be, is to be quashed at the threshold or not, the allegation in the FIR or the police report or the complaint, allegations in the FIR or the police report or the complaint, including the materials collected during investigation or inquiry, including the materials collected during investigation or inquiry in a FIR, police report, complaint, including the materials collected during investigation and inquiry. As the case may be, are to be taken at their face value. मैंने कहा ना, ये रिस्पोंडेंट्स अभी तक जो आपका एफआईआर पे टिके हुए थे, सर एफआईआर में नहीं है, एफआईआर में नहीं है, एफआईआर में नहीं है, एफआईआर में ये नहीं है, एफआईआर में वो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है कि मल्टीपल थिंग्स हैव टू बी टेकन एट फेस वैल्यू। पुलिस पहले कंप्लेंट, एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंक्वायरी, चार्जशीट, all have to be taken in consideration, not only on the basis of whether something is mentioned or excluded in the FIR, as the case may be. To commit an offense unless the penal statute provides otherwise, mens rea is one of the essential ingredients. और कोई भी ऑफेंस करने के लिए मेंस रिया एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। Existence of mens rea is a question of fact which may be inferred from the act in question as well as the surrounding circumstances and conduct of the accused. अब इसमें कहते हैं कि एफआईआर तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, आप इंग्रेडिएंट होता है मेंस रिया। यहाँ पे मेंस रिया को लेके सुप्रीम कोर्ट बहुत विस्तार में बात करता है कि चलिए अब आप एक और बार समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट इसमें जब बहस होती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेंस रिया इज एसेंशियल फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड एट द अर्ली स्टेज द एलिगेशन इन द एफआईआर शुड बी टेकन एट फेस वैल्यू व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट देयर वाज मेंस रिया. It was noted that failure to pay rent, वो रेंट नहीं दे रहा था, and after false assurances, मतलब उसी का उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया एफआईआर का, कंप्लेंट का। उसमें बताया कि देखिए लिखा तो हुआ इसमें कि रेंट पे नहीं हो रहा था, पहला। दूसरा फॉल्स एश्योरेंसेस कि हम कर देंगे आज नहीं कल कर देंगे, और करते करते 2016 आ जाती है और 12,39,000 रुपये बकाया हो जाता है, 780। एंड द लोकेशन ऑफ द ट्रक इज स्टिल अननोन। ट्रक है कहाँ? लोकेशन ऑफ द ट्रक इज स्टिल अननोन। ऑल दीज कलेक्टिवली आर एन पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और ये सब इशारा कर रहे हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। और फिर कोर्ट ने ये भी कह दिया कि, और सुप्रीम कोर्ट के पुराने भी कई जजमेंट्स में ये कहा गया है कि एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पे वही बात कही है, एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग एंड everything you mentioned in an FIR in a very detailed and lucid manner. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार कई केसेस में ये कहा, मैंने कहा ना कि ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन वगैरह करा और जो बहस हुई है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई लैंडमार्क बात तो नहीं करी है, मगर ये चर्चा में इसलिए है कि आज भी हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स जो हैं आपकी, वो कभी कभी बेसिक चीज़ों को इग्नोर करके
एपेलेंट्स के लिए परेशानी खड़ी कर दे रही हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को एड्रेस करा कि कृपया करके आप जब तक किसी भी केस का पूरा कहानी नहीं समझ लें, एफआईआर से, कंप्लेंट से लेके एफआईआर से लेके पुलिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज, तब तक आप किसी क्वैशिंग, एफआईआर को क्वैश करने जैसा फैसला कृपया करके ना दें। आगे आगे चलते हैं। और सब बहुत बढ़िया मुझे लगा कि बहुत ही बेसिक चीज़ है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की, उसको कोर्ट ने फिर से एक और बार चर्चा में लाई है, जो कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को क्वैश करा मगर पूरी तरह नहीं देखा था पहलुओं को। देखिए, नो डाउट a petition to quash the FIR does not become infructuous on submission of a police report under section 173(2) of CRPC. But when a police report has been submitted, particularly when there is no stay on the execution, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं है, नो स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन और द इन्वेस्टिगेशन, द कोर्ट मस्ट अप्लाई इट्स माइंड टू द मटेरियल्स सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट। कोर्ट मस्ट अप्लाई इट्स माइंड on the materials, to the materials submitted in support of the police report before taking a call whether the FIR and consequential proceedings should be quashed or not. कोई स्टे है नहीं इन्वेस्टिगेशन पे, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, तो कोर्ट को पूरा उसको अध्ययन करने के बाद ही ऐसा फैसला देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ की पॉइंट्स पे आपको लेके चल रहा हूँ, पूरा जितना महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे। और फिर से इसमें बात होती है कि इन द इंस्टेंट केस द एफआईआर alleges that the accused took original truck or hire for a period starting from 14 July 2014 to 31 March 2016। कोर्ट कहता है अरे इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ट्रक था वो आपका 14 जुलाई 2014 को लिया गया और 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए लिया गया, ठीक है ना, 14 से 16 की अवधि के लिए लिया गया। और उसमें रेंट कितना तय करा, रेंट 33,000 तय करा, 33,000 रेंट तय करा। But after payment of the first month rent, the rent was not paid despite false assurances। और पहला महीने का रेंट दे दिया गया मगर उसके बाद कोई भी रेंट नहीं दिया गया और महज झूठे वादे करे गए। The allegation that rent was not paid by itself in ordinary courts would presuppose retention of possession of the vehicle by the accused। In such circumstances, as to what happened to the truck becomes a matter of investigation। और ना ही रेंट दिया गया और ट्रक का पोजेशन भी नहीं दिया गया, तो मतलब वो ट्रक के साथ हुआ क्या ये भी तो जानना जरूरी है। What happened to that truck becomes a matter of investigation, becomes a matter of investigation। तो कहते हैं ना, मैंने यही कहा कि कोर्ट्स में ना तभी कहते हैं कि शुरुआत से आपको अपने कागज स्ट्रांग रखने चाहिए, है ना, यही तो वकील का खेल होता है बढ़िया, कि शुरुआत से, क्योंकि अगर कोर्ट आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं जा रहा है, जो कि आपको लगता है कि सही है, इस दिशा में जाना चाहिए था, फिर जब आप ऊंची अदालतों में जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक कभी चले जाते हैं, तो वहां पे वापस से हर चीज का एक्सरे करा जाता है।
एक्सरे समझ लीजिए, सीटी स्कैन समझ लीजिए, एमआरआई समझ लीजिए, एक एक कागज का, इवन जो कंप्लेंट आपने डे 1 सबमिट करी होती है उसका एक्सरे कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि चलिए क्यों ना वापस से वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए। इसीलिए शुरुआत से आपको अपना कागज स्ट्रांग रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए पूरा मैटर हाई कोर्ट तक पहुंच गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकल के हाई कोर्ट पहुंचा, वहां पे अलग इंटरप्रिटेशन हुआ, जिसे चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जब उसका एक्सरे करता है, उसको बोलता है चलो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करते क्या मैटर है इसमें, तब सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन करता है इसमें, और बात निकल के आती है कि यहाँ पे गलत तो हुआ है। तो यहाँ पे ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होती है, तो इफ इट हैड बीन डिसऑनेस्टली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द अक्यूज्ड इट मे मेक आउट अ केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 IPC। Therefore there was no justification to quash the FIR। clear cut बोल दिया, there was no justification to quash the FIR at the threshold without looking into the materials collected during the course of investigation। In our view, the High Court ought to have considered the materials collected during the investigation before taking a call on the prayer for quashing the FIR। Ultimately, कोर्ट इसमें ये कहता है कि हाई कोर्ट को FIR क्वाश करने से पहले should have considered all the materials। ठीक है, और फिर कई बातें हैं इसमें। To peruse the police report and to understand as to what type of investigation was carried out by the police on 19 July 2024, we required the state to place the charge sheet on record। However, unfortunately, though the state filed its affidavit, the charge sheet was not produced। यहाँ पे थोड़ा सा डांट स्टेट की भी लगाती है कोर्ट की, आप लोग समय से चार्ज शीट क्यों नहीं दे रहे हैं। The affidavit filed by state only indicates that they were not able to trace out the truck and trailer। और यहाँ पे जो जवाब एफिडेविट में आता है कि सर हमें क्योंकि ट्रक और ट्रेलर का अस्तित्व नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, इसीलिए हमें देरी हो रही है। In these circumstances, we have no option but to remit the matter to the High Court to decide the quashing petition। सुप्रीम कोर्ट में फिर यही बात आती है जो अधिवक्ता लोग करते हैं, सर यही तो बात है कि ट्रक और ट्रेलर का पता ही नहीं है कहाँ है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जब स्टेट को नहीं पता लग पा रहा ट्रक कहाँ है, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही ट्रक कहाँ है, तो मतलब ये तो फिर बात ही नहीं है। इसीलिए फिर कोर्ट कहता है कि वापस से हाई कोर्ट को एक और बार कंसीडर करिए इस FIR क्वाशिंग वाले ऑर्डर को। We have no option but to remit the matter to the High Court to decide the quashing petition afresh in accordance with the law after considering the materials collected by the investigating agency during the course of investigation। देख रहे हैं आप कितना बहुत लंबी बहस चलती है डिटेल में, तब ऐसे इंटरप्रेट करा जाता है चीज़ों को। सोचिए कितना बेसिक किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल लॉयर जानते हैं कि FIR, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, बहुत ही बेसिक, ये तो फाउंडेशन है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के और केस, क्रिमिनल केस के। मगर महत्व कितना है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट कृपया करके इन चीज़ों को सीरियसली लें और सारे मटेरियल्स का अध्ययन एक और बार और गहनता के साथ करें, तभी FIR को क्वाश करें। तो फिलहाल इसमें यही होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था FIR क्वाश करने का, अकॉर्डिंगली द अपील इज अलाउड, द इम्प्यून ऑर्डर टू द हाई कोर्ट इज सेट असाइड। हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड, द क्वाशिंग पिटीशन शैल बी रिस्टोर्ड to its original number and shall be decided afresh by the High Court in accordance with the law and in the light of observations above। All contentions and pleas are kept open for the parties to urge before High Court।
ऑनरेबल जस्टिस जी वी परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी ये केस में जो बातें आई, सोचा आपके साथ शेयर करा जाए। अच्छा, इसमें ना अगर चार्जशीट आ जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट से इसमें फाइनल हो जाता, मगर चार्जशीट नहीं थी ना, तो इसलिए हाईकोर्ट वापस भेजना पड़ा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यार राज्य ने चार्जशीट प्रस्तुत क्यों नहीं करी, ये भी गलत बात है। अब राज्य का जवाब इसमें यही आया था, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि ट्रक और ट्रेलर का पता नहीं लग पा रहा है और इस वजह से हम इसमें तेल नहीं कर सकते जमा। ओवरऑल आपको कैसा लगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई कमी रही हो, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, और कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ आपके समक्ष और एक और नए केस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।